नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। लाइए हेमंत जी को स्क्रीन पर फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई आपका। आज बिहार विधानसभा चुनाव में मोदी जी ने शंखनाद कर दिया है। पहली रैली, आज दो रैलियां, उनमें पहली रैली बेगूसराय में। एनडीए में और भक्तों में हर्षोल्लास का माहौल है, लेकिन पहली ही रैली में क्या मोदी जी एक बड़ी गलती कर बैठे हैं? ये सवाल बिहार के लोगों के बीच कुछ चर्चाएं ऐसी हुई हैं, उन्हीं की वजह से पैदा हुआ। बिहार में कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं इस बात को, खासकर जो सोशल एक्टिविस्ट टाइप के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने वो जो टॉर्च जलवाया मोबाइल का, वो मोदी जी से बड़ी गलती हुई। क्योंकि बिहारियों के भीतर एक ऐसा जख्म है जो अब धीरे-धीरे भर चुका था। वो जख्म 5 साल पहले का है। 5 साल पुराने वीडियोज़ आज खोजे जा रहे हैं, एक्स पर भी आप जाएँगे तो 5 साल पुराने वीडियोज़ खोजे जा रहे हैं और वो दोबारा वायरल हो रहे हैं। 5 साल पहले जो बिहारियों पर जख्म दिया था इस देश की सरकार ने, वो जख्म था कोरोना के बाद, या कोरोना के बाद नहीं कहें, कोरोना के दौर में सड़कों पर सैकड़ों किलोमीटर चलते हुए मजदूर, प्रवासी, कोई पिता को लेकर के बिटिया जा रही है, कोई साइकिल पर, कोई पैदल, कोई बदहवास, कोई बच्चे को कंधे पर रखकर, कोई बीवी को किसी तरह अपने लेकर के जा रहा है, पत्नी को। वो वीडियोज फिर जो है चर्चाओं में आ गए। और अगर ये चर्चा बिहार में जोर पकड़ ली, ये वीडियोज जैसे मोदी जी के भाषण और क्लिप्स वायरल किए जाते हैं, अगर ये वीडियोज वायरल हो गए कि देखिए तब भी ये आदमी जश्नजीवी था, टॉर्च का जश्न मना रहा था, और आज भी चुनाव में ये जश्नजीवी टॉर्च जलवा रहा है। इसके टॉर्च के लिए हमारे जख्म मायने नहीं रखते हैं। ये उन जख्मों को कुरेद रहा है अपने वोट बैंक के लिए और एक तंज के लिए जो राजद पे करना चाहता है। मतलब तंज और व्यंग के लिए किसी के जख्म कुरेदेंगे क्या आप? इसीलिए अब खतरा पैदा हो गया है और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं साहेब ने पहली ही रैली में एनडीए की तो वाट नहीं लगा दी। हम आपको जरा आज वो दृश्य पहले दिखवा दें, उस सीन दिखवा दें, आप भी सुन लीजिए कि कैसे तंज कर रहे हैं मोदी जी। सुनवाइए भैया। वो जरा अपनी लाइट जलाएं। जिसके पास मोबाइल है, अच्छा आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? साथियों, पूरा देश आपको सुन रहा है, देख रहा है। बिहार को लालटेन और उसके साथी नहीं चाहिए। बिहार को लालटेन और उसके साथी नहीं चाहिए। पूरा देश देख रहा है। दिल्ली में रहेंगे तो पूरी दुनिया देख रही है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन देख रहा है। हालांकि देख तो वाकई पूरी दुनिया रही है कि ऐसा भी आदमी प्रधानमंत्री होता है। पूरी दुनिया देख रही है। अब ये देख लिया आपने, अब जरा पीछे चलते हैं फ्लैशबैक में। जिन वीडियोज को लोग सर्च कर रहे हैं, आज सर्च में जाएंगे तो आपको मिलेगा एक्सपर्ट। दिखाइए भैया, सुनवा दीजिए महामानव को। इस अंधकारमय कोरोना संकट को पराजित करने के लिए हमें प्रकाश के तेज को चारों दिशाओं में फैलाना है। हम्म। और इसलिए इस संडे 5 अप्रैल को हम सबको मिलकर कोरोना के संकट के अंधकार को चुनौती देनी है। उसे प्रकाश की ताकत का परिचय कराना है।
इस 5 अप्रैल को हमें 130 करोड़ देशवासियों की महाशक्ति का जागरण करना है। हम्म 130 करोड़ देशवासियों के महासंकल्प को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। मैं फिर कहूंगा, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट। दरअसल इस आदमी, इस महामानव ने बस एक काम किया कि आपके और हमारे दिमाग की लाइट बंद कर दी, वो स्विच ऑफ कर दिया, बाकी सारी लाइट जलाओ, सारी लाइट जलाओ। ये यहाँ की बत्ती बंद कर दी अंधकार में। अब ये लाइट बत्ती जलाई गई, मसाल लोगों ने जला दिया, घड़ियाल बजाया इस देश के सेलिब्रिटीज ने, जो और कुछ देश के लिए भले न किए हो, लेकिन घंटा बजाने आ गए थे। जरा कुछ क्लिप आपको दिखाता हूँ, लाइए भैया एक क्लिप लाइए मसाल वाली। गो कोरोना गो, चाइनीज कोरोना गो। Go back, go back. China virus, go back. 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 China virus, go back. China virus, go back. China virus. हटा दीजिए, अभी आगे पता चला चाइना वायरस मुर्दाबाद से सी जिनपिंग तक पहुंच जाए ये लोग, मोदी के दोस्त तक। ये हुआ था। आप देखिए, ये हमने एक झलकी खाली दिखाई है, ये था। एक और क्लिप है, ये रात वाला है, कई इवेंट किया था हमारे इवेंट मैनेजर ने, ये देखिएगा, ये देखिए। हाँ, ये महानायक हैं, महामानव के प्रेरणा से ताली बजाते हुए। इनके बारे में अमर सिंह से लेके गांधी फैमिली तक सब अच्छे से जानते हैं। इसमें सब एक से आपको दिखेंगे। ये देखिए, ये मंदिर में घंटा उतार लाया है। देखिए, सब पता चल गया किसके घर में कितना बड़ा भगोना है उस दिन, सब निकाल के ले आए थे। ये इवेंट हुआ था। अब उस इवेंट के बाद की स्याह हकीकत वो हम शब्दों से बयां ही नहीं कर सकते, हमारी इतनी क्षमता नहीं कि हम शब्दों से उसको बयां कर पाए। कुछ मैं खाली खबरें दिखा देता हूं आपको, लाइए भैया खबरें लाइए। दूसरे राज्य से बिहार लौट रहे लोगों को उनके गांव के स्कूल में रहना होगा, आदेश पारित। लौट के जा भी रहे थे तो बाहर, जो इस गांव से बाहर ही क्वारंटीन कर दिए जा रहे थे। सीएम ने की है अपील, पैदल नहीं आए। देखिए, जो रहेंगे क्वारंटीन, आगे बहुत सारी चीजें। बिहार के मजदूर 1300 किलोमीटर पैदल चले, फिर भी घर नहीं पहुंचे। 1300 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर। और दिखाइए फोटोग्राफ्स, कुछ और होंगी, और फोटोग्राफ्स आगे भी आप लोग ढूंढ के उस समय के लगाते रहिए, साथ में हम लोग चर्चा करेंगे, चलाते रहिएगा। पैदल कैसे, साइकिल पर कोई अब कैसे ले जा रहा है, कोई कंधों बच्चों को ले जा रहा है, क्या हालत थी ये देखिए। ये उस समय की भीड़ है जब कहा जा रहा था 2 गज दूरी जरूरी है।
उस समय की ये तस्वीरें, लोग जान आफत में डाल करके जैसे तैसे, मतलब क्या उसको कहा तो रहे, शब्द नहीं है, कोई शब्द नहीं है। और हमारे पास नहीं, काशी विद्वत सभा जो हिंदी शब्दकोश बना के रखा है ना, उसमें भी कोई शब्द नहीं है जो इस पीड़ा को बयां कर पाए। अब मोदी जी 5 साल बाद वहीं फिर टॉर्च जलवा रहे हैं। हेमंत भाई, आशीष जी क्या ये नमस्कार। बयाना उल्टा नहीं हो जाएगा? आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, एक बात तो आपको मान लेनी पड़ेगी अब कि मूर्खता और अंधभक्ति का इससे बेहतरीन अमृतकाल कभी हो नहीं सकता, हम्म, कल्पना ही नहीं। आप ये बताइए कि आपको एक जुगलबंदी करनी है, जुमलेबाजी करनी है, करिए। एक इतनी बड़ी सभा के अंदर प्रधानमंत्री कह रहे कि अपनी टॉर्च जलाइए एक पॉइंट को प्रूव करने के लिए, और वो टॉर्च जलाना कितना काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा इसका अंदाजा शायद उनको नहीं। विपक्ष जो है इसको लपकने के लिए तैयार बैठा है। बिहार की अगर कोई दुखती रग है, आपको ध्यान हो, अप्रैल 2020 में जब एकदम रातों रात लॉकडाउन जिस ड्रॉप ऑफ दी हेड पे किया गया था, और उसके बाद जो बताया जाता है कि करीब करीब 1.5 करोड़ प्रवासी, करीब करीब 1.5 करोड़ प्रवासी सड़कों पर धक्के खाते, वो लकीरें आज तक लाइनें हम भूल नहीं पाते। हजारों की संख्या में पैदलों के लोग ना खाने को है, और कई राज्यों में तो पुलिस ने पिटाई की उनकी कि आप क्यों हाँ, निकले घर। बहुत बहुत जगह पे ऐसे हुआ है, बहुत जातियां, वो तमाम तब कोई खबरें दिखा करके हम कोई माहौल खराब नहीं करना चाह रहे। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री जी को आइडिया दिया किसने। उस दिन तो शाम को रात को 9 बजे लाइट जलवाई थी, मोबाइल की टॉर्च जलवाई थी और जलवाई थी। आज तो दिन दहाड़े जलवाने लगे, केवल एक पॉइंट को प्रूव करने के लिए कि लालटेन की जरूरत नहीं है। और दर्शकों को बता दूं, लालटेन जो है वो तेजस्वी यादव का चुनाव चिन्ह। तो मोदी जी वैसे भी कह सकते थे, लेकिन ये मोबाइल की लाइट, ये मुझे लगता है बहुत बड़ा सेल्फ गोल है। अगर तेजस्वी यादव जिस तरीके से हमले कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि बिहार बिहार से चलेगा, गुजरात से नहीं चलेगा, नीतीश कुमार को ये सीएम नहीं बनाएंगे, 2 गुजरातियों के हाथ में रिमोट चला जाएगा, फैक्ट्रियां जाएंगी बिहार उसमें अपने क्या नाम है गुजरात में, और मजदूर चाहिए बिहार से। ये जो सारे उनके पंचेस हैं, उसमें अगर ये जुड़ता है कि मोदी जी ने तो जो टॉर्च जलवाई, और अप्रैल 2020, 9 अप्रैल 2020 का जो ये सीन आपने दिखा दिया, ये तो भाजपा की बहुत बड़ी दुखती रग साबित नहीं हो सकती। बेसिकली क्या है कि आज तमाम लोग जैसे तब था, इस बार भी बिहार के लोग, जब मैं और आप बात कर रहे हैं, तमाम लोग ट्रेनों में लटक लटक के जिस तरीके से जा रहे हैं अपने साधनों से छठ पूजा के लिए, सब वापस जाने गांव में, उनकी जो अब हालत है वो कोई बहुत अच्छी तो नहीं है। ट्रेनों के बाहर जिस तरीके स्टेशनों पर जो धक्के खा रहे हैं और तमाम चीजें हैं, कितनी ट्रेनें चलनी थी कितनी चली, वो सारा अपना क्या नाम आशीष भाई अपने आप में एक बड़ा मुद्दा हो सकता है बिहार के इस चुनाव में। ये देखिए, ये तबके हैं, मुझे लगता है तबके हैं ये जो कोविड का जिस तरीके का होता। और अब जो जा रहे हैं, अब जो जा रहे हैं उसमें ये कहा गया था कि 1,000 स्पेशल ट्रेनें चलाएंगे, ये चलाएंगे वो चलाएंगे। हकीकत आज भी आप किसी स्टेशन पे देख लीजिए, गुजरात के स्टेशन की वो तस्वीर थी जिसपे हजारों लोग बाहर ही रोक रखे थे, लाइनें की लाइनें खड़ी हुई थी। तो ये कहीं ना कहीं एनडीए का, नीतीश का और मोदी जी की जो पार्टी है भाजपा, उसके लिए ये वाटरलू तो नहीं बन जाएगा केवल एक इस रणनीतिक चूक से। दिन दहाड़े बैटरियां जलवाना, टॉर्च जलवाना मोबाइल की, और उसमें जो आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हमारे दिमाग की बत्ती बुझा दी, तो उसका कारण भी बताया मोदी जी ने, अगर आपने उनका भाषण ध्यान से सुना हो। उन्होंने कहा कि जब हमारे तो इंटरनेट इतना महंगा था, इंटरनेट हमने इतना सस्ता कर दिया, केवल एक ही चीज सस्ती हुई है, वो डेटा। क्यों? क्योंकि उससे अंधभक्ति फैलाने के काम आती है। मुफ्त का डेटा अंधभक्ति फैलाने के काम आता है। तो उसमें अंधभक्ति और वो जो व्हाट्सएप ग्रुप जो अमित शाह जी जिक्र करते हैं कि पूरे देश में हमारे इतने व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, वो सारी राजनीति व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए चल रही है। कोई झूठ फैलाना हो तो अमित शाह जी बता चुके हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। लेकिन आज जो मोदी जी ने जो श्री गणेश किया है और उसमें जो टॉर्च जलवाई है, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सेल्फ गोल है आशीष भाई। जिस तरीके से तेजस्वी हर चीज को ग्रैब करते ऊपर से हवा में, फ्रॉम नोवेयर ही कैचेस, तो ये तो मोदी जी ने बैठे बैठाए उनको बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया। उन्होंने तो केवल एक डायलॉग दिया था कि आपको टॉर्च आपके सबके पास लाइट है तो आपको लालटेन की जरूरत क्या है। लेकिन अगर तेजस्वी इस बात पे आ गए कि ये टॉर्च आपने जब जलवाई थी और उस समय बिहारियों का क्या हुआ था, तो वो कहीं ना कहीं उनकी दुखती रग छेड़ दी जाएगी। और ऐसे चुनाव में जब लोग उस बात को भूल चुके हैं और उस बात को आगे बढ़ चुके हैं, 5.5 साल पहले की बात है, और भारतीय तो 5.5 दिन में ही भूल जाते हैं पुरानी बात। तो अब जो मोदी जी ने श्री गणेश किया कैंपेन में, उसमें इस तरह की चीज की है, मुझे लगता है ये कोई बहुत सहज तो नहीं रहने वाला, आसान नहीं होगा भाजपा को इसको काउंटर करने के लिए। कर दिया उन्होंने जरूर,
लेकिन विपक्ष इसको कैसे लपकता है, चाहे वो राहुल हो चाहे तेजस्वी हो, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। सोशल मीडिया पे तो पकड़ लिया है, इसने ट्रेंड कर लिया है। अब वो इसको कितना उठाते हैं और कितना घेरते हैं एनडीए को, वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। जी आशीष भाई। अच्छा, एक बात और आज भाषण में कहिए, वो भी क्या सवाल नहीं खड़े होंगे कि इनमें तो कांग्रेस में एक दूसरे को झटकने पटकने की होड़ लगी हुई है, राजद और कांग्रेस में। भाई वहां तो सब फाइनल हो गया, लड़ झगड़ के आपके यहाँ भी लड़ाई शुरू हुई। आपके यहाँ की लड़ाई को मैं सीक्वेंस में अगर बताऊं तो 10 तारीख को पटना जाकर के जब यहाँ सीट शेयरिंग फाइनल हुई हेमंत भाई, तो उसके बाद पटना में अगले दिन 11 बजे का, सुबह 11 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। फिर वो हुआ कि दोपहर में होगी, 1 बजे के आसपास होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर 3 बजे के लिए कि मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस एनडीए की। आप बताओ, आज 24 तारीख है, आज तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाई, आज तक। मैं ये बात आपको भी कह रहा हूं, आप भी तलाशिए और बिहार के लोग भी मुझे बतावें कि एक भी एनडीए की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई क्या? सीट शेयरिंग में नंबर्स आ गए, ये कहा गया था कि ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन कौन सी सीट किसके हिस्से में गई है वो सब बताया जाएगा। नहीं बताया गया, उससे पहले सिंबल बांटना नीतीश कुमार ने शुरू कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा के घर रात भर बैठना पड़ा, सम्राट चौधरी नित्यानंद राय को नहीं मना पाए तो दिल्ली अमित शाह बुला करके मिले। जीतन मांझी अलग अपना रास्ता अपना लिए। नीतीश ने ललन और संजय झा किनारे करके घर में सिंबल बांटना शुरू कर दिया। कितने झगड़े, इतने झगड़ों के बाद भी मैं कहता हूं कि एनडीए इतना झगड़ा करके कुल मिलाकर के जो 101, 101, 29, 6 था, उस पर चुनाव लड़ रही है, बिल्कुल लड़ रही है ना। वैसे ही यहां पर भी खींचतान हुई, लेकिन खींचतान के बाद सीटें भी क्लियर हो गई, सीएम फेस भी आ गया, डिप्टी सीएम फेस भी आ गया, पूरा कैबिनेट नहीं बता सकते ना। और मंच से कह रहे हैं झगड़े की बात, तो क्या ये झगड़े की बात कर रहे हैं, ये कुछ सब सेल्फ गोल ही किए हैं क्या आज? नहीं नहीं आशीष भाई, पता है क्या है, मोदी जी को ये पता है कि उनसे जो भी वो तकरीर करेंगे उन पे कोई सवाल पूछने वाला नहीं, उसको एज सच सारे चैनलों पे लाइव ब्रॉडकास्ट कर दिया, बात ही खत्म। ये तो आशीष चित्रांशी को याद है ना कि भाई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, नहीं हुई। कोई मीडिया वाला पूछ रहा है क्या इस बात को? चैनल पूछ रहे हो, कोई प्रचार पत्र पूछ रहा हो, कोई तो नहीं पूछ रहा ना, ये तो आप पूछ रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको मुद्दों की बात लेके आनी है, उनको मुद्दों को भटकाना है। आप यकीन करिएगा 45 मिनट के भाषण में मोदी जी ने 17 बार जंगल राज का प्रयोग किया। आज जंगल राज शब्द 17 बार कहा उन्होंने 45 मिनट में। तो आप ये सोचिएगा कि जिस लाइट की जरूरत नहीं है, जिस लालटेन की जरूरत नहीं है, उस पार्टी का इतना जिक्र क्या करना? फिर बता दीजिए। आप कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी है, हजारों करोड़ के उसमें। भाई 2013 में आपने ये भ्रष्टाचार का राग अलापा था, भ्रष्टाचार और काला धन का। उसमें अगर एक नेता को, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर एक नेता को इन 11.5-12 सालों में आपने कन्विक्ट कराया हो तो मुझे उसका नाम बता दीजिए। कब तक ये फजूल की बातें करते रहेंगे कि भ्रष्टाचार था, फला था? भ्रष्टाचार है तो उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके अंदर अंदर दो, उनको कहां समस्या है? चुनावी रैलियों में आपको भ्रष्टाचार याद आ जाता है। डे टू डे बेसिस पे जो फंक्शनिंग है, सारे भ्रष्ट आपकी वॉशिंग मशीन में जा चुके हैं। अब कार्रवाई करोगे तो किसके खिलाफ करोगे? तो बेसिकली आशीष भाई, आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि मुद्दों को भटकाने का इससे बेहतरीन काम कोई प्रोजेक्ट कोई हो नहीं सकता जो मोदी जी करते हैं, भाजपा करती है। क्योंकि उनसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। आप कमाल देखिए, आज मोदी जी आज कहां गए? सुबह कर्पूरी गांव गए, कर्पूरी ठाकुर साहब के गांव, और वहां पर उनको श्रद्धांजलि दी, उनके परिजनों से मिले, एक कल्चरल इवेंट में भाग लिया, सारा काम किया। उसके बाद जिस तरीके उन्होंने कर्पूरी ठाकुर साहब के नाम पे वोट मांगे, ठीक, आप यकीन करेंगे कर्पूरी ठाकुर साहब बीजेपी के कितने जबरदस्त खिलाफ थे, राइट विंग के कितने जबरदस्त खिलाफ थे। और ये उनको कौन, कर्पूरी ठाकुर की सरकार खा गए थे ये मैं वो बताऊं, वहीं पे आ रहा हूं मैं कि कितनी भयंकर गालियां देते थे। आप बोल नहीं सकते वो गालियां जो ये कर्पूरी ठाकुर साहब को देते थे, और उनकी सरकार को जिस तरीके से वो हुआ, और आज उनको कर्पूरी ठाकुर याद आ गए। ये क्या चीज है? ये है उधार का सिंदूर। जब आपके पास अपना कुछ ना हो, सरदार पटेल का आप हाल देखते हैं, उन्होंने इस पे आरएसएस पे बैन लगाया था, आपको ध्यान होगा, गांधी जी की हत्या के बाद। आज सरदार पटेल को लिए घूम रहे हैं मोदी जी, सरदार पटेल के नाम की राजनीति करते हैं, बताइए।
उनके नाम का जो स्टेडियम था उसको बदल के अपने नाम पे कर लिया। उसके बाद उनकी बहुत बड़ी प्रतिमा बनवा दी। आप करना क्या चाह रहे हैं? अपने किसी विचारक का नाम बताइए ना। बिहार में कोई आपका एक भी स्वयंसेवक ऐसा नहीं हुआ जिसका आप नाम ले सको। कर्पूरी ठाकुर साहब को आपने जब भारत रत्न दिया था, हमने तो तब भी चर्चा इस पे की थी कि चुनाव के दृष्टिगत बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए वहां बुलाने के लिए इसको किया गया है, जो भारत रत्न में। और मोदी जी हमेशा करते हैं इस तरह की चीजें। लेकिन सवाल यह है कि जो व्यक्ति टूथ एंड नेल आपकी विचारधारा के खिलाफ था, आप चुनाव में उसका नाम लेने से भी गुरेज नहीं करते, और इनसे कोई सवाल नहीं करता। जिस कर्पूरी ठाकुर साहब के टूथ एंड नेल खिलाफ थे ये लोग, और वो इनके खिलाफ थे, आज उनको चुनाव में ला करके आप क्या हासिल करना चाह रहे हैं? चंद वोट। लेकिन क्या उससे आपकी विचारधारा बदल जाएगी? या उनके जो वो है समर्थक हैं, क्या वो भूल जाएंगे पुरानी गालियों को? उनके परिवार से मिला है, आप बढ़िया फोटो खिंचवा लिए, मीडिया उसका प्रचार भी कर देगा, कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन क्या लोग इतने ना समझेंगे? भाजपा की दिक्कत क्या है कि बिहार में केवल 10% स्वर्ण है, और बिहार में इसीलिए भाजपा अब तक अपना जुगाड़ नहीं कर पाई सीधे सत्ता में आने का। तभी उनको नीतीश की बैसाखी की जरूरत पड़ती है। इस बार आप तय मानिए नीतीश की बैसाखी तोड़ दी जाएगी फॉर ऑल टाइम्स। नीतीश की दुकान इस बार बंद कर दी जाएगी इस चुनाव में, भाजपा के द्वारा भी और लोगों के द्वारा भी, दोनों ही चीज मान के चलिएगा। तो ये हमेशा मोदी जी का रिकॉर्ड रहा है। भाजपा का जो 2014 के बाद भाजपा का नया संस्करण आया है ना, कि इनके साथ जो भी एलआई रहा है, भाजपा उसको निगल गई, उसकी पॉलिटिक्स खत्म कर दी। JNK से लेकर के साउथ से लेकर कहीं तक चले जाइए आप, किसी का हाल नहीं कीजिए। तो अब दिक्कत क्या है, जो यहां पर आज मोदी जी जो भाषणबाजी कर रहे हैं, ये एक चीज तो बड़ी साफ दिखाता है कि इनके पास मुद्दों की बहुत जबरदस्त कमी है, इनके पास अचीवमेंट्स बताने के लिए नहीं, इनके पास फ्यूचर का विजन बताने के लिए कुछ नहीं। और वैसी सूरत में आप यही लफाजी करते हैं जो आज मोदी जी ने की। मुझे लगता है लफाजी भी बची है हेमंत भाई, बची है। अगर अमित शाह की एक क्लिप है, वो भी रैली कर रहे हैं, सिवान से उन्होंने शुरुआत की है, तो जरा दिखा दीजिए, सुनवा दीजिए सिवान में क्या बोले। बहनों, ये राहुल बाबा कहते हैं कि घुसपैठियों को बिहार में रहने दो। सिवान वालों, मुझे बताओ, ये घुसपैठियों को बिहार से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? मतदाता सूची में घुसपैठिए होने चाहिए क्या? जोर से बोलो, होने चाहिए क्या? मैं आपको वादा करता हूं, अभी तो चुनाव आयोग ने SIR किया है, फिर से एक बार NDA सरकार ला दो, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। अब बताओ, बिहार के लोगों से मैं पूछ रहा हूं, पिछले 20 साल से राहुल गांधी ही मुख्यमंत्री हैं क्या बिहार के? बताइए, 20 साल से राहुल गांधी मुख्यमंत्री, हम लोग को पता ही नहीं था। हम बिना मतलब नीतीश कुमार CM लिखते थे, बोलते थे। बीच का ये छोटा छोटा फेज 2-3 साल का छोड़ दिया जाए तो इन्हीं का ज्वाइंट, दोनों की मिली जुली सरकार चली है। और घुसपैठिए जहां मत निकाल देंगे। कितने घुसपैठिए SIR में आए, ये गिनती बिहार वालों को बता दो। मैं बिहार वालों से अपील करूंगा, एक नहीं 1000 बार अपील करूंगा, जिस दिन मतदान होगा उस दिन तक अपील करूंगा। आचार संहिता के उल्लंघन में अगर हम पर कुछ हो जाएगा तो भी मैं मान लूंगा कि भाजपा को वोट करिए, मोदी और शाह को वोट करिए। खाली कितने घुसपैठिए SIR में, कितने घुसपैठिए SIR में मिले हैं, उनकी संख्या और डिटेल बस बता दें। इतना ही करना है माननीय गृह मंत्री अमित शाह, बस इतना ही करना है। बता पाओगे? क्योंकि पूरा जीवन झूठ पर गढ़ा है, झूठ पर गढ़ा, झूठ पर बढ़ा और झूठ पर ही चढ़ा है। जैसे बताते हैं ना, लटका है, झटका है, अटका है। तो मोदी जी से हो सकता है हम कम पढ़े हो, क्योंकि एंटायर पॉलिटिकल साइंस में हमने डिग्री नहीं ली है, और हमारी डिग्रियां सार्वजनिक करने लायक हैं। जो भी है उसको छुपाने के लिए हम हाई कोर्ट नहीं जाएंगे। तो इनसे ज्यादा तुकबंदी हम कर सकते हैं। झूठ पर चढ़ा, झूठ पर से गढ़ा और झूठ से बढ़ा हुआ इनका जो पॉलिटिकल करियर है वो यही है, इसीलिए बोल नहीं पाएंगे। ये पूरे बिहार को गुमराह। अच्छा हेमंत भाई,
इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है ये यकीन करने का कि हमारे सामने बैठा हुआ हर शख्स मूर्ख है? ये कॉन्फिडेंस कैसे आता? नहीं नहीं, उस मूर्खता के लेवल से तो टेस्ट करते हैं कि कहीं कोई कमी तो नहीं रहेगी। ये जो मोबाइल चार्ज कर बैटरी जलवाई है आज मोबाइल की, टॉर्च जलवाई है, ये उसका टेस्ट है। जब उस समय जब कोविड चल रहा था, पूरे देश में दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था, उस टाइम ताली थाली सबसे बजवाई नहीं थी, वो भी एक टेस्ट था। उसके बाद तमाम पिक्चर्स आई सैटेलाइट की, जैसे दिवाली पे आती है कि पूरा भारत अंतरिक्ष से जगमग दिख रहा था, तो उस दिन भी तमाम सैटेलाइट से पिक्चर्स लगाई गई थी। वो चूंकि मूर्खता का अमृतकाल है, तो अंधभक्ति के अलग अलग लेवल्स को टेस्ट करने के लिए कि डोज कम तो नहीं है, डोज बढ़ानी तो नहीं, जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना, वो आपकी बीमारी देख करके डोज एडजस्ट करते हैं, तो ये डोज एडजस्टमेंट का तरीका है। आपने एक चीज तो बता दी कि झूठ, झूठ में एक चीज और जो इनका बहुत जबरदस्त फीचर है, झूठ आइसोलेशन में अकेला नहीं, झूठ के साथ ये भय बेचते। झूठ और भय का जो कॉकटेल है, वो है इनकी सफलता की, जो जहां पर आज ये है उसका सबसे बड़ा पैमाना। आपने बिल्कुल ठीक है, ये बात हम हर प्रोग्राम में पूछते हैं कि कुछ मत कीजिए, केवल ये बता दीजिए कि बिहार में कितने घुसपैठिए पकड़े गए वोटर लिस्ट में, एसआईआर में, कितने नाम विदेशियों के कटे वोटर लिस्ट से, केवल ये 2 सवाल बता दीजिए। ज्ञानेश गुप्ता जी बता दें, ये बता दें। आप मिस कर गए जब इनकी बाइट खत्म हुई ना, जो आपने बाइट दिखाई, इन्होंने कहा कि एक बार एनडीए की सरकार बना दीजिए, एनडीए की, और भाजपा सब घुसपैठियों को निकालेगी। सरकार एनडीए की बना दीजिए, घुसपैठियों को निकालेगा, भाजपा निकालेगी। केंद्र में किसकी सरकार 11.5 साल से? गृह मंत्री कौन थे? पहले निंदानाथ जी थे, फिर अमित शाह जी आ गए, पहले रक्षा मंत्री थे वो घुसपैठिए आए कैसे? और आपने 11.5 साल में घुसपैठिए निकाले कितने? उन 2 मुद्दों पे हम बहुत बार बात कर चुके हैं। अब केवल आप ये बता दीजिए कि ये घुसपैठिए जो है अभी कितने आपको वोटर लिस्ट में मिले, केवल ये संख्या बता दीजिए, हमारा काम चल जाएगा। देश भी जानना चाहता है, ज्ञानेश गुप्ता जी बता सकते हैं कि वोटर लिस्ट में इतने विदेशी थे, इतने हमने निकाल दिए। ये झूठ और भय का कॉकटेल के अलावा आशीष भाई इनके पास बेचने के लिए कुछ है नहीं। आप बिहार की बात कर रहे हैं, पूरे देश में कहीं बेचने चाहिए, इसके अलावा कुछ है ही नहीं आपके पास। इसमें एक चीज और जोड़ते हैं, वो है उधार का सिंदूर। उसमें जो पुराने लीजेंड्स हमारे हैं, कहीं पे सरदार पटेल को ले आएंगे जहां जैसी सुविधा है, यहाँ पे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को ले आए, कहीं और जाएंगे तो किसी और को ले आएंगे। एक और बात है, ये जितने लीजेंड को, जितने महापुरुषों को लाते हैं उधार का सिंदूर जिसको हम लोग कहते हैं, वो सारे के सारे या तो इनको देख करके, मतलब इनके नफरती एजेंडे के बिल्कुल खिलाफ रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर को लिटरली हेमंत जी ने जो कहा था, मैं तो उस प्रसंग को और किस्से को, शब्दों को नहीं बता सकता। कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, ये तब भाजपा बनी नहीं थी, जनसंघ थी, और वो जनता पार्टी वाला दौर था। जनता पार्टी में दोहरी सदस्यता पर ही बिखराव हुआ। ये जनसंघी जो थे, मतलब जो भाजपाई आप उनको कह सकते हो, मूलतः वही है, सब कपड़ा बदल देते हैं, सब कभी हाफ पैंट कभी फुल पैंट, गड़वेश चेंज करते रहते हैं सब। इन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को जो गालियां दी है ना, गाली मैं कह रहा हूं और रिपीट कर रहा हूं, ये गालियां दिए हैं ये लोग। कर्पूरी ठाकुर जब पहली बार आरक्षण मंडल कमीशन तो बहुत बाद में, आरक्षण पहली बार लेके आए कर्पूरी ठाकुर। जब वो आरक्षण का प्रस्ताव लेकर के आए थे, आपको शायद जानकारी हो हेमंत भाई, वो कहां पर आकर के आरक्षण पास हुआ पता है आपको? मतलब वो मुहर कहां पे लगी? अरे कैबिनेट पे मारा मारी पर कर्पूरी ठाकुर बेचारे, मतलब उनको लगा कि कहीं हमारे साथ ये सब हाथापाई और कपड़ा फाड़ने तक पे आ जाएंगे। तो चंद्रशेखर ने दिल्ली बुलाया, कहा देखते हैं कौन कितना लठैत है, यहाँ पाओ। चंद्रशेखर ने यहां बुलाया, दिल्ली में कर्पूरी ठाकुर को बिठा करके बिहार की मीटिंग दिल्ली में हुई, कैबिनेट मीटिंग, और तब उस पर मुहर लगी। इतना इन सबने कर्पूरी ठाकुर को, क्योंकि मनुवादी है कर्पूरी ठाकुर को, आज ये कर्पूरी ठाकुर जननायक चुराने की बात कर रहे हैं, ये मनुवादी कर्पूरी ठाकुर को कितनी गालियां दी है बिहार के लोग। हम तो कह तो रहे एक बात, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, मैं तो इस बात को बड़ा क्लियर करता हूं कि हम लोग असली कसूरवार हैं। हमारी यादाश्त आज कर्पूरी ठाकुर का परिवार, उनका कर्पूरी ठाकुर का वारिस
वो भाजपा में बैठा है और आज की बाइट मैंने सुनी, कहा कर्पूरी ठाकुर के ही रास्ते पर ये सरकार चल रही है। अरे कर्पूरी ठाकुर का रास्ता जिन्होंने बंद कर दिया मनुवादियों ने, उनके रास्ते पे चल रही है। कर्पूरी ठाकुर को जो गालियां दी गंदी गंदी, उनके रास्ते पे सरकार चल रही है। और कर्पूरी ठाकुर के चाहने वाले या उनके विचारधारा के लोग कैसे क्षमा कर देंगे ऐसे लोगों को? बताइए, कोई कैसे क्षमा कर देगा? सरदार पटेल ने, उनका बस चलता, अगर सरदार पटेल जिंदा होते तो आज संघ नहीं होता, मैं यकीनन कहता हूं। एक बार प्रतिबंध लगाया था और वो दृढ़ आदमी थे, दोबारा इनकी हरकत देखते तो इनको भारत से साफ ही कर देते। हाँ, अगर सरदार साहब होते संघ नहीं होता। सरदार साहब अगर 5-10 साल जिंदा होते तो संघ नहीं होता। आज भारत में अमन चैन होता। अब एक और आपको क्लिप सुनवा देता हूं, भले थोड़ा टाइम ले रहे हैं, एक क्लिप और सुनिए मोदी की। साथियों, आप मोदी को भली भांति जानते हैं। ये आपका मोदी चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ है। मोदी गरीबी में रहा है, उसने गरीबी के दुख दर्द को सहा है। और इसलिए आज जब देश के गरीब ने मोदी को सेवा का अवसर दिया है, तो पूरी शक्ति से, पूरी ताकत से देश में गरीब को मदद पहुंचा करके गरीबी को इस देश में खत्म करने का पूरा प्रयास कर रहा है। गरीब के लिए पक्का घर सपना होता है। चलिए, ये गरीब बेचारा पैदा हुआ एक व्यक्ति चांदी चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ था। इसीलिए जब प्रधानमंत्री बनते ही सिर्फ और सिर्फ विदेशी चीजें, मतलब तुरंत जितने चांदी के चम्मच दुनिया में थे सब खरीद के लाओ मेरे सामने, क्योंकि मैं चांदी चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ था। कितना अभी कल के परसों कार्यक्रम में गिनाए थे हेमंत जी, चश्मा, घड़ी, जूता, कपड़ा, सूट, पैंट, मतलब अगर नख से सिख तक नरेंद्र मोदी खाली जो शरीर पर है सबकी कीमत वो कर दी जाए ना, तब बिहार में 51 रुपया तो हर बच्चे खाते में आ जाएगा, या 101 रुपया। 14 करोड़ की आबादी में इतना नख से सिख तक कीमती सामान है। और गरीबी में पैदा हुआ था। गरीबी में पैदा हुआ तो 1990-95 तक अमेरिका के हर राज्य में घूम लिया था। बताइए, गरीबी में पैदा हुआ। गरीबी में पैदा हुआ था तो 1986 में कलर्ड जो है 86-88 में कलर्ड कैमरा लेकर के, डिजिटल कैमरा से अडवाणी की फोटो खींच करके मेल कर दिया था। ये गरीब हेमंत जी। नहीं आशीष भाई, ये तो देखिए स्टाइल, सिग्नेचर स्टाइल है मोदी जी का। दिस इज व्हाट यू कॉल पावर प्रेजेंटेशन। किसी भी झूठ को, जैसा आपने कहा, इतने आत्मविश्वास के साथ और इतनी कन्विक्शन से बोलो। सॉरी मैं रोकूंगा। दिस इज नॉट अ पावर प्रेजेंटेशन, दिस इज ए लायर प्रेजेंटेशन। प्रिसाइजली, पावर प्रेजेंटेशन इन ए लायर्स वे विद लायर्स फैक्ट्स। जो लायर्स के फैक्ट्स नहीं होते, लायर्स की लाइज होती है, उसको जिस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कन्विक्शन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, कि मैं इतनी बड़ी झूठ बोल रहा हूं लेकिन आप उसको बड़ी तन्मयता से सुन रहे हैं और उसको बहुत बड़ा वर्ग स्वीकार भी कर लेता है। मेरे जैसे, आप जैसे 150 इस देश में ना समझे जो उसका पोस्टमार्टम करने बैठते हैं और फिर उनकी ट्रोलिंग होती है। तो ये एक नया नॉर्मल है इंडिया के अंदर, इसका कोई बहुत ज्यादा इसको अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है। मोदी जी जो कुछ कहते हैं करते ठीक उसके विपरीत है। केवल ये उनका 11.5 साल यहाँ का देख लीजिए, उससे पहले गुजरात का देख लीजिए, उनका सार्वजनिक जीवन देख लीजिए, उनकी पारदर्शिता देख लीजिए, उनकी जवाबदेही देख लीजिए, उनके सामाजिक सरोकार देख लीजिए, परिवार से लेके गुजरात से लेके दिल्ली तक के देख लीजिए। तो सारी चीजें ओपन एंड शट है, कहीं कोई समस्या नहीं है। मोदी जी किसी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, वाजपेयी कुछ भी कह सकते हैं। उनसे कोई सवाल पूछ ले तो फिर उसकी ट्रोलिंग कराई जाती है उन्हीं सवालों के ऊपर जो वो डे इन एंड डे आउट दूसरों से पूछते हैं। तो ये नया नॉर्मल है आशीष भाई, और इसको देश का एक बड़ा वर्ग उसको स्वीकार कर चुका है। जो ये व्हाट्सएप ग्रुप्स, ये फ्री इंटरनेट और ये सारी चीजें हैं, उसने इसको सहज सुलभ बना करके इनकी सियासत को और ज्यादा मल्टीप्लाई करने का काम किया है और उसी पे इनका फोकस। बाकी काम तो ज्ञानेश गुप्ता कर चुके,
एक नैरेटिव के लिए जो मर्जी आए बोल, तो बाकी काम तो कर रखा है ऑलरेडी। तो यही सब देखने की बात है। और ये जरूर मानूंगा मैं कि मोदी जी की जो आज पहली सभा थी उसमें उन्होंने विपक्ष को काफी मसाला दे दिया है इस चुनाव में भाजपा को आईना दिखाने के लिए, ये आप मान सकते। चलिए, धन्यवाद लाइव प्रेजेंटेशन पर इतना डीपली एनालिसिस करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत भाई। फिर जो खबरें होंगी पड़ी हम लेकर के आएंगे। इजाजत दीजिए अभी फिलहाल, नमस्कार।